को ले जाती हैं उन समयों में जहां वीरों ने अपनी ताकत दिखाई और संस्कृतियों ने अपना जादू बिखेरा। आज हम खोलेंगे इतिहास का एक और पन्ना और जानेंगे समुद्रगुप्त द इंडियन नेपोलियन की अद्भुत कहानी, उसकी विजयों, कला और साम्राज्य के रहस्यों के साथ। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर होगा ज्ञान, रोमांच और प्रेरणा से भरपूर। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य के सबसे महान शासकों में से थे। उन्हें इंडियन नेपोलियन कहा जाता है क्योंकि उन्होंने लगभग पूरे उत्तर भारत और दक्षिण भारत तक विजय प्राप्त की। ऐतिहासिक शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति लगभग चौथी शताब्दी ईस्वी में उनकी सैन्य सफलताओं का वर्णन है। उनका शासन भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग की नींव बना। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने सबसे पहले उन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा था। अर्ली 20th सेंचुरी ये उपाधि उनके असाधारण सैन्य अभियानों और विजयों के कारण दी गई, जो आज भी भारत के गौरवशाली अध्याय का हिस्सा हैं। समुद्रगुप्त का जन्म गुप्त वंश के शाही परिवार में हुआ। उनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम और माता कुमार देवी लिच्छवी वंश से थीं। बचपन से ही उनमें वीरता और नेतृत्व के गुण दिखाई देने लगे। शिक्षा के दौरान उन्होंने शास्त्र, राजनीति, संगीत और शस्त्र विद्या में अद्भुत दक्षता हासिल की। कहा जाता है कि वे न केवल एक महान योद्धा बने, बल्कि वीणा वादन में भी निपुण थे। इस संतुलित व्यक्तित्व ने उन्हें आगे चल के जनता का प्रिय शासक और विजयी सम्राट बनाया। गुप्त वंश भारतीय इतिहास में एक सशक्त साम्राज्य के रूप में उभरा। इसकी नींव गंगा के मैदानी क्षेत्रों में पड़ी, जहां से ये धीरे धीरे उत्तर भारत में फैलता गया। गुप्त शासकों ने प्रशासन और राजनीति को स्थिरता दी, जिससे साम्राज्य मजबूत होता चला गया। साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो उस समय शिक्षा, व्यापार और संस्कृति का केंद्र माना जाता था। गुप्त वंश की पारिवारिक पृष्ठभूमि वैवाहिक संबंधों और राजनीतिक गठबंधनों से और अधिक सुदृढ़ हुई। इस संगठित नींव ने आने वाले शासकों को शक्ति और प्रतिष्ठा प्रदान की, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में स्वर्ण युग का सूत्रपात हुआ। समुद्रगुप्त का युवराज से सम्राट तक का सफर आसान नहीं था। गद्दी के उत्तराधिकार को लेकर दरबार में प्रतिस्पर्धा और संदेह का वातावरण बना। अनेक इतिहासकारों के अनुसार राजगद्दी पर बैठने से पहले उन्हें अपने प्रतिद्वंदियों का सामना करना पड़ा। ये संघर्ष केवल शारीरिक ताकत का नहीं, बल्कि धैर्य और राजनैतिक बुद्धिमत्ता का भी था। अंततः समुद्रगुप्त ने अपने साहस और योग्यताओं से सबको पीछे छोड़ दिया और राज सिंहासन पर आसीन हुए। शुरुआती दिनों में उन्हें विद्रोही सामंतों और सीमावर्ती इलाकों से चुनौती मिली, लेकिन दृढ़ निश्चय और स्पष्ट नेतृत्व ने उन्हें शीघ्र ही सफल शासक बना दिया। इस प्रकार सत्ता का ये आरंभिक चरण उनके असाधारण व्यक्तित्व और भविष्य की महान विजयों का संकेतक साबित हुआ। समुद्रगुप्त का साम्राज्य उनकी अद्वितीय सैन्य संगठन क्षमता पर टिका था। उनकी सेना केवल संख्या में बड़ी नहीं थी, बल्कि अनुशासन और प्रशिक्षण में भी अद्वितीय मानी जाती थी। हाथियों से सुसज्जित रथों की टुकड़ियां, धनुर्धारियों की पंक्तियां और घुड़सवार दस्ते सब स्पष्ट रणनीति के अनुसार चलते। समुद्रगुप्त की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे युद्ध भूमि में परिस्थितियों के अनुसार अपनी योजनाएं तुरंत बदल सकते थे। इस लचीलापन ने उन्हें हर परिस्थिति में बढ़त दिलाई। उनके नेतृत्व में सेना केवल ताकत का नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और संगठन का प्रतीक बन गई। समुद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार की शुरुआत उत्तर भारत की उपजाऊ और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण गंगा यमुना की घाटी से हुई। ये क्षेत्र न केवल आर्थिक संपन्नता का केंद्र था, बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से भी विशेष महत्व रखता था। ऐतिहासिक शिलालेख बताते हैं कि उन्होंने यहाँ के अनेक गणराज्यों और छोटे छोटे राज्यों को अपने अधीन किया। उनकी विजय नीति केवल युद्ध तक सीमित नहीं थी, बल्कि स्थानीय शासकों को समझौते और अधीनता के रूप में जोड़कर साम्राज्य का हिस्सा बनाना भी थी। घाटी पर अधिकार पाने के बाद समुद्रगुप्त ने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया और व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की। इस रणनीति से उन्होंने उत्तरी भारत की नींव को स्थिर और समृद्ध बनाया, जो आगे की विशाल विजयों के लिए आधार साबित हुई। समुद्रगुप्त का विजयी अभियान केवल उत्तर भारत तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने अपने साम्राज्य को दक्षिण भारत तक फैलाने का साहसिक कदम उठाया। ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि उन्होंने नर्मदा पार कर कई शक्तिशाली राज्यों का सामना किया। ये अभियान कठिन भूभागों, घने वनों और अलग सांस्कृतिक वातावरण में लड़ा गया। समुद्रगुप्त ने यहाँ के शासकों को हराने के बाद उन्हें पूर्णतः नष्ट नहीं किया,
बल्कि अधीनता स्वीकार करने और कर देने की शर्त पर स्वतंत्र शासन जारी रखने दिया। इस नीति ने न केवल उनकी शक्ति बढ़ाई बल्कि दक्षिण के राज्यों को भी स्थिर और साम्राज्य से जुड़ा रखा। समुद्रगुप्त केवल युद्ध नीति में ही नहीं बल्कि कूटनीति और विदेश नीति में भी अद्वितीय माने जाते थे। ऐतिहासिक अभिलेख दर्शाते हैं कि उन्होंने पड़ोसी राज्यों और दूरस्थ साम्राज्यों के साथ शांति और सहयोग की नीति अपनाई। दक्षिण पूर्व एशिया तक उनके संबंधों के प्रमाण मिलते हैं, जहां सांस्कृतिक और व्यापारिक आदान प्रदान हुआ। समुद्रगुप्त ने अन्य शासकों को स्वतंत्रता और सामरिक सहयोग देकर एक संतुलन बनाया, जिससे उनका साम्राज्य वैश्विक संपर्कों से जुड़ सका। यह नीति केवल साम्राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारतीय संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का आधार भी बनी। समुद्रगुप्त केवल अपने अनुयायियों के लिए ही नहीं बल्कि अपने विरोधियों के लिए भी एक प्रभावशाली और भयभीत करने वाले शासक थे। ऐतिहासिक अभिलेखों और विदेशी स्रोतों के अनुसार उनके शत्रु उन्हें रणनीतिक, साहसी और अचूक विजेता मानते थे। युद्ध के मैदान पर उनकी सूझबूझ और अप्रत्याशित योजनाओं ने विरोधियों को चकित कर दिया। कई छोटे और बड़े राज्य उनकी शक्ति और कूटनीतिक चातुर्य से डरते थे। दुश्मनों ने उन्हें केवल सैनिक बल के रूप में नहीं बल्कि एक महान व्यक्तित्व और रणनीतिक प्रतिभा के प्रतीक के रूप में देखा, जो हर चुनौती को अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से पार कर जाता था। समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों का सबसे प्रसिद्ध प्रमाण प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख है। ये शिलालेख न केवल उनके अद्वितीय युद्ध कौशल का विवरण देता है, बल्कि उनके नेतृत्व, न्यायप्रियता और संस्कृति के प्रति सम्मान को भी दर्शाता है। इसमें उनके उत्तर भारत और दक्षिण भारत के अभियानों, सामरिक कुशलता और अद्भुत साहस का विस्तृत चित्रण मिलता है। शिलालेख से ये भी पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने अपने प्रशासनिक और राजनैतिक कौशल से अपने साम्राज्य की नींव मजबूत की। प्रयाग प्रशस्ति उनके व्यक्तित्व, सामरिक और सांस्कृतिक योगदान का अमूल्य ऐतिहासिक दस्तावेज है। समुद्रगुप्त के सिक्के केवल मुद्रा नहीं बल्कि उनके साम्राज्य, शक्ति और सांस्कृतिक संदेश का प्रतीक थे। प्रत्येक सिक्के पर उनके विजय, देवता या प्रतीकात्मक चित्र उकेरे गए थे। ये सिक्के न केवल व्यापार के लिए उपयोगी थे बल्कि उनके शासन और नीति की जानकारी भी देते थे, जो इतिहासकारों के लिए अमूल्य स्रोत बने। समुद्रगुप्त का शासन भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के आरंभ का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने संस्कृति, कला और धर्म के विकास को प्रोत्साहित किया। मंदिरों, स्तूपों और स्थापत्य कार्यों को बढ़ावा देकर उन्होंने धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन को समृद्ध बनाया। कला और साहित्य में भी उनका योगदान महत्वपूर्ण था, जिससे समाज में शिक्षा, ज्ञान और रचनात्मकता को बढ़ावा मिला। समुद्रगुप्त ने धर्मों के सह-अस्तित्व और सांस्कृतिक विविधता को मान्यता दी, जिससे साम्राज्य में सामाजिक समरसता और कलात्मक अभिव्यक्ति की अनोखी छवि उभरी। उनके शासन ने भारत को विश्व स्तर पर सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रस्तुत किया। समुद्रगुप्त केवल विजेता ही नहीं बल्कि संगीत और कला में भी निपुण थे। उन्होंने संगीतज्ञों, नर्तकों और कलाकारों का संरक्षण किया। शास्त्रीय संगीत, नृत्य और चित्रकला के क्षेत्र में उनका योगदान अद्वितीय था। उनका साम्राज्य वीरता और सौंदर्य का अनोखा मिश्रण प्रस्तुत करता था, जो आज भी इतिहास और कला प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। समुद्रगुप्त अपने शासन में धार्मिक सहिष्णुता और एकता के प्रतीक थे। उन्होंने हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों के पंथों को समान रूप से सम्मान दिया। प्रयाग शिलालेख में उल्लेख है कि उन्होंने विभिन्न धर्मों के मंदिरों का संरक्षण किया और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। उनका उद्देश्य समाज में सामाजिक समरसता बनाए रखना और धार्मिक मतभेदों के बावजूद साम्राज्य को स्थिर रखना था। ये नीति उनके साम्राज्य की स्थायित्व और सांस्कृतिक धरोहर का आधार बनी। समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य में कुशल प्रशासन और न्यायप्रिय शासन स्थापित किया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अधिकारियों की नियुक्ति कर स्थानीय प्रशासन को मजबूत किया। प्रयाग शिलालेख में उल्लेख है कि उन्होंने कर प्रणाली, न्याय व्यवस्था और सेना के संगठन को व्यवस्थित किया। समुद्रगुप्त जनता की भलाई और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते थे। उनके शासन में लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों से परिचित रहते थे, जिससे साम्राज्य में स्थिरता, समृद्धि और जनता का विश्वास बना रहा।